नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आज हमारे विषय इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन और कॉस्टिंग में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ सिंबल से संबंधित प्रश्नों की। एक फ्यूज हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट को अत्यधिक धारा की क्षतियों से बचाता है। जब भी धारा अधिक होती है वो परिपथ को काट देता है, तो उसका जो परिपथ संकेत है वो किस रूप का है। तो यहाँ जो बी ऑप्शन है वो एक सही विकल्प है। ध्यान रहे कि ये जो इस तरह से सिंबल बनाया हुआ है फ्यूज का, वो इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में इंडियन स्टैंडर्ड सिंबल भी फ्यूज का देखेंगे, लेकिन जरा इन दूसरे संकेतों की बात करें तो ये एक वन वे स्विच है जिसे हम एसपी एसटी भी कहते हैं। ये डायोड का संकेत है जो रेक्टिफिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आता है। और ये एक डीसी विभव सेल है जिन्हें बहुत सारों को जोड़कर हम बैटरी बना सकते हैं। जहां फ्यूज हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है, वहीं अर्थिंग या ग्राउंडिंग हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाती है। तो उसका संकेत किस प्रकार का है। तो एक बार फिर ये बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है, जिसमें एक वर्टिकल लाइन के साथ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस 3 या 4 रिड्यूसिंग साइज की चित्रानुसार होती हैं, वो अर्थिंग का सिंबल है। ध्यान रहे कि इसे उल्टा या टेढ़ा बनाना स्वीकार नहीं है। हमारी परीक्षाओं में जो इंडियन स्टैंडर्ड की मान्यता है, उस परंपरा के जो साइन और सिंबल्स क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो एक सामान्य वायरिंग के लिए एक इस तरह का संकेत इस्तेमाल करते हैं। अगर वो सरफेस के ऊपर है तो ये रूप हो जाएगा, और वो अगर सरफेस के नीचे है तो ये काली लाइन सरफेस को बता रही है, और हमारी वायरिंग है वो सरफेस के नीचे हो गई। अगर वायरिंग कंड्यूट में हो और वो सरफेस के ऊपर हो तो ये रूप रखेगी, और वो सरफेस के अंदर कंसील्ड फॉर्म में हो तो उसका सिंबल ये रिप्रेजेंटेशन रखेगा। हमारी मेन सप्लाई का जो फ्यूज बोर्ड है वो इस तरह से एक बॉक्स को पूरा काला करके दिखाया जाता है। उसी फ्यूज बोर्ड में स्विच का भी अरेंजमेंट हो तो उसको आधे सेक्शन में डिवाइड करके बनाया जाता है। तो ये मेन फ्यूज बोर्ड विद स्विच हो गया। अगर यही फ्यूज बोर्ड के साथ हमारे अलग अलग सर्किट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी जा रहा हो तो इसे काली लाइन करने की बजाय इस तरह से शेडिंग कर देते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड बिना स्विचेस के है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड के साथ स्विच भी हो तो ये स्वरूप रख लेगा। ये सारे लाइटिंग के 6 एम्पियर वाले लोड के लिए बनाए गए हैं। अगर इन्हीं को अगर हम बाहर से एक और बॉक्स से कवर कर देते हैं तो ये जो सिंबल है सेम उसी तरह के, वो मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच, विथ स्विच, मेन डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच और विथ स्विच हो जाएगा। हमारी परीक्षाओं में अक्सर इस तरह का एक संकेत सर्किट ब्रेकर के लिए और इस तरह का संकेत जो स्विच के साथ एक रोड लगा दी है आइसोलेटर के बारे में पूछा जा सकता है। और जो फ्यूज का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड या परंपरागत निशान है वो एक बॉक्स में बीच में से लाइन निकालना इस रूप में हो जाएगा। जो स्विच या स्विच आउटलेट्स हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर 1 पोल का है तो उसे इस रूप से दिखाएंगे। अगर वो 2 पोल का है तो यहाँ 2 लाइनों से दिखा देंगे। 3 पोल या 4 पोल का स्विच है तो उसे इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। अगर ये सिंगल थ्रू स्विच या वन वे स्विच की बजाय 2 वे स्विच हो, डबल थ्रू स्विच हो, एक ही पोल का, तो हम इसे इस तरह से शो कर देंगे। और 2 वे स्विच हमारी वायरिंग में हम एक ही इलेक्ट्रिक पॉइंट को 2 जगहों से कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें क्रम से लाइटें जैसे गोडाउन में यूज करते हैं, एक लाइट को एक स्विच से बंद करते हैं और वही स्विच अगली लाइट को चालू कर देता है, इस तरह के स्विच के लिए हम इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखिएगा कि 2 2 वे स्विच को जोड़कर हम एक इंटरमीडिएट स्विच बना सकते हैं, जैसा कि यहाँ संकेत से प्रदर्शित हो रहा है। हम हमारे पावर अप्लायंसेस को सॉकेट आउटलेट्स में लगाते हैं, और अगर वो 5 या 6 एम्पियर का सॉकेट आउटलेट है तो उसे इस तरह से प्रदर्शित करेंगे। और अगर उसके साथ स्विच का भी अरेंजमेंट है तो ये जो स्विच की आर्म है वो अगर सॉकेट के साथ जोड़ दें तो ये एक स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन हो गया है 5 एम्पियर का। और अगर इस सी के साथ हम एक और लाइन बना देते हैं, डबल लाइन बना देते हैं, ये सिर्फ सॉकेट और ये स्विच के साथ सॉकेट हो गया है 15 या 16 एम्पियर की पावर सर्किट के लिए। हमसे परीक्षाओं में लैंप्स और उनके लाइटिंग एपरेटर्स के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं। ये एक जनरल सिंबल है लैंप या लैंप के आउटलेट्स के लिए, और अगर वो 1 से अधिक हो तो उनको वाटेज के साथ यूं प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर लैंप एक वॉल पे माउंटेड हो तो इस तरह से, और एक सीलिंग पे माउंटेड हो तो इस तरह से प्रदर्शित कर देंगे। ये वॉल की पोजीशन हो गई और ये सीलिंग की पोजीशन हो गई लैंप के संकेत के साथ। अगर लैंप रोड्स के साथ लटक रहा है तो उसे इस रूप से प्रदर्शित कर देंगे। अगर लैंप के साथ स्विच का भी अरेंजमेंट है तो ये जो सिंबल है वो स्विच का कॉम्बिनेशन बता रहा है, लैंप विद स्विच। अगर लैंप वाटर टाइप एनक्लोजर में है तो ये जो चारों तरफ से हमने लैंप के सिंबल को एनक्लोज कर दिया वो वाटर टाइट लाइटिंग फिटिंग को बता रहा है। प्रोजेक्टर के लिए हम लैंप के साथ यहाँ प्रोजेक्शन का एक सिंबल बना देते हैं, और अगर वो एक दिशा विशेष में स्पॉटलाइट की जैसे इस्तेमाल होता है तो ये संकेत हो जाएगा। और अगर वो चारों तरफ लाइट को बिखेर रहा है तो ये फ्लड लाइट का संकेत हो
जाएगा। हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स को इस तरह के संकेत से शो करते हैं, बड़ा सरल सा संकेत है, और अगर वो एक से अधिक हो तो उन्हें समांतर में लाइनों से बढ़ाकर दिखाया जा सकता है। जैसे यहाँ 3 ट्यूबलाइट 40 वाट की एक साथ इस्तेमाल हो रही है। एक जनरल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का, चाहे वो रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर किसी रूप में हो, ये एक सामान्य संकेत हो सकता है। हम जो बेल होती हैं उन्हें इस डी आकृति के साथ नीचे कनेक्शन से शो कर सकते हैं, और अगर इस डी आकृति को हम उल्टा कर देते हैं तो ये बेल की बजाय बजर हो जाएगी। तो बेल और बजर के संकेत मिलते जुलते हैं और हम इन्हें याद कर सकते हैं। परीक्षाओं में ये काफी पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन के संकेतों को पूछने का इन दिनों ज्यादा प्रचलन नहीं है, लेकिन एरियल के संकेत में वाई के बीच में ये इस तरह से सीधी रेखा एक कम्युनिकेशन एरियल का संकेत हो जाएगा। इस जनरल इलेक्ट्रिक अप्लायंस के सिंबल में अगर हम पार्टीशंस कर लेते हैं तो वो एक हीटर का सिंबल हो जाएगा, और अगर हीटर पानी गर्म करने वाला है, वाटर हीटर है, तो स्टोरेज वाटर हीटर में ये जो डैशेज हैं वो वाटर की प्रेजेंस शो कर रहे हैं। हम छत के पंखे को इस तरह के संकेत से प्रदर्शित करते हैं। अगर वही पंखा दीवार पे ब्रैकेट्स में लगा हुआ है तो इस तरह से प्रदर्शित करेंगे, और अगर वो किसी कमरे में एग्जॉस्ट फैन का काम कर रहा है तो ये प्रदर्शन हो जाएगा। फैन के रेगुलेटर को इस तरह के संकेत से प्रदर्शित करते हैं, और जैसे हमने पहले कहा, अर्थिंग का ये संकेत। सिंबल्स के 5 अंकों तक के प्रश्न आ सकते हैं। कुछ और प्रश्न भी करते हैं जो बहुत सरल प्रतीत होते हैं, जैसे पीवीसी किसके लिए स्टैंड करता है? तो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड के पोलिमराइजेशन से जो पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है वो बहुत बेहतरीन इंसुलेटिंग मटेरियल है। सारे एलटी के कंडक्टर्स के ऊपर बेसिक इंसुलेशन के रूप में हम पीवीसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी न केवल इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अच्छा है, इसकी थर्मल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज भी बहुत बेहतरीन है। अगला प्रश्न है, एम्पायर टेप क्या है? तो कैम्ब्रिक एक तरह का कपड़ा होता है, और कपड़े में मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने पर इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टियां इंसुलेटिंग नेचर की नहीं रहती है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन से रोकने के लिए इसमें वार्निशिंग कर दी जाती है, और वार्निश्ड कैम्ब्रिक को हम एम्पायर टेप कहते हैं, जो एलटी में इंसुलेशन के तौर पे यूज होता है। वल्केनाइज रबर में सल्फर मिलाना है ताकि रबर और कंडक्टर का कॉपर आपस में केमिकली रिएक्ट ना करें। ये भी एक बहुत बेहतरीन बेसिक इंसुलेटिंग मटेरियल है एलटी का। हम पेपर में भी इंप्रेग्नेशन करके इंसुलेशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एम्पायर टेप वार्निश कैम्ब्रिक है। प्रश्न है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए सबसे बेहतरीन वायरिंग कौन सी है? तो जो क्लीट वायरिंग है वो सिर्फ टेम्परेरी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस में वायरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिसमें पोर्सेलिन की क्लीट्स के ऊपर वायर्स को ले करके टेम्परेरी वायरिंग की जाती है, और सारा मटेरियल डिसेंबल करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वायरिंग में किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन नहीं होने के कारण इसे रूटीन में हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। बैटन वायरिंग, लकड़ी के बैटन के ऊपर वायरिंग का लेआउट है, और वो इन दिनों महंगी भी हो गई है और प्रचलन में नहीं है। इसमें भी फायर, मॉइस्चर और मैकेनिकल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं है। जो सबसे बेहतरीन डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए वायरिंग है वो कंड्यूट वायरिंग है या कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग है, जो हर लिहाज से बहुत ज्यादा सुरक्षित है। उस पर किसी भी बाह्य मैकेनिकल, थर्मल या मॉइस्चर के बुरे असर नहीं आएंगे। ये छुप जाती है, इसलिए अपीयरेंस में किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसमें किसी तरह की आग लगने या एक्सटर्नल डैमेज की रिस्क नहीं है। ये ह्यूमिडिटी, स्मोक, स्टीम सभी से पूरी तरह से सुरक्षित है, और इसकी उम्र काफी लंबी है। हालांकि कुछ कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग के दोष भी हैं। इसे लगाने में लेबर न केवल ज्यादा स्किल्ड होनी चाहिए, उसे समय भी ज्यादा लगता है, इसलिए ये थोड़ी एक्सपेंसिव है। इंस्टॉलेशंस में पहले कंड्यूट लेआउट करे जाते हैं, फिर उसमें से सिस्टमेटिक तरीके से वायर को ड्रॉ करके बाद में कनेक्शंस किए जाते हैं, तो थोड़ी इंस्टॉलेशंस लंबी है। इसे बाद में परिवर्तनों के साथ परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, कस्टमाइज नहीं किया जा सकता है फ्यूचर यूज के लिए। शुरू से जिस तरह की हमने प्लानिंग की है उसी तरह की वायरिंग एग्जीक्यूट होगी। अगर कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग में कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट डेवलप हो जाती है तो फॉल्ट का निदान करना, डिटेक्शन करना थोड़ा मुश्किल है। अगर बेडरूम या स्टेयर्स में किसी एक लैंप को एक से ज्यादा पोजीशन से हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम सिंगल पोल डबल थ्रू 2-वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं, और एक लैंप को अगर 2 जगह से कंट्रोल करना है तो हमें 2 2-वे स्विच की जरूरत होगी, जैसा कि यहाँ वायरिंग में दिखाया हुआ है। ध्यान रहे कि ये जो स्कीमेटिक डायग्राम है 2-वे स्विच का, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच का, वो इस रूप से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक वायरिंग में स्विच, सॉकेट, बल्ब के होल्डर्स इत्यादि को किस प्रकार के बोर्ड के ऊपर फिक्स किया जाता है? तो हम बॉक्स तो आयरन या प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बोर्ड के ऊपर एक प्लेट सनमाइका या पीवीसी या अन्यथा पीवीसी या जीआई के जो बॉक्सेस बनते हैं उन पर सिंथेटिक फिनोलिक रेजिन बॉन्डेड लेमिनेटेड शीट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो 3 मिलीमीटर थिक हो सकती हैं। वो मल्टी कलर्ड और डिजाइनर लुक्स में भी आती हैं। सामान्यतः इस तरह के जो स्विच बॉक्स है उसे फिनिश्ड फ्लोर से 4 फुट की हाइट या 122 मिलीमीटर की ऊंचाई पे लगाया जाता है, ताकि इस तरह की स्विच पोजीशंस पे हम अपने हाथ की पहुंच
से आसानी से बिना ज्यादा परेशानी के स्विचेस को ऑपरेट कर सकें। आमतौर पर ऐसे स्विच बॉक्स उस दीवार की विपरीत साइड में लगे होते हैं जिस साइड हमारा एंट्री डोर की हिंज्ड साइड होती है। अगर किसी दरवाजे में दोनों तरफ हिंज लगी हुई हो तो हम स्विच बॉक्स को एंट्री की राइट साइड में प्रीफरेबली प्लेस करते हैं। अगला प्रश्न है कि हम कितने अधिकतम नंबर में लाइटिंग पॉइंट एक सर्किट में जोड़ सकते हैं। तो हमारा उत्तर है कि हम 10 पॉइंट जिनकी की अधिकतम शक्ति 800 वॉट से ज्यादा ना हो उन्हें एक सर्किट बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारी वायरिंग में जो कॉमन लाइटिंग पॉइंट्स हैं, कॉल बेल्स हैं या स्मॉल पोर्टेबल अप्लायंसेज हैं जो सॉकेट आउटलेट्स में लगते हैं या फैंस हैं, ट्यूबलाइट्स हैं, इनके कनेक्शंस की सप्लाई को एक सर्किट बोलते हैं। और ऐसे लाइट सर्किट में जो सारा कनेक्टेड लोड है वो कभी भी 800 वोल्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए या सारे पॉइंट्स की कुल संख्या 10 पॉइंट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक सर्किट के लिए डोमेस्टिक वायरिंग में हमें वायर हमेशा कॉपर कंडक्टर का लेना चाहिए और कॉपर का क्रॉस सेक्शन सर्किट में किसी भी हालत में 1.5 स्क्वायर mm से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से सर्किट की लेंथ ज्यादा है तो हम लाइट सर्किट 2.5 स्क्वायर mm का भी ले सकते हैं। जो सर्किट बॉक्स से इंडिविजुअल पॉइंट्स की जो वायरिंग्स होती हैं उनके लिए और अर्थ वायर के लिए हम 1 स्क्वायर mm का कॉपर कंडक्टर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम हमारे घर के सारे लोड्स का, हर कमरे के लोड का लोड शेड्यूल बनाते हैं और लोड शेड्यूल के हिसाब से घर के अलग अलग सेक्शंस के लोड को अलग अलग सर्किट में डिवाइड करके उनके साथ एक प्रोटेक्शन की MCB लगा सकते हैं और हमारी मेन सप्लाई को अलग अलग सर्किट में बांट के इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर एक सर्किट में ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो तो उसकी MCB उसे पावर सप्लाई से आइसोलेट कर दे और रिमेनिंग सारे सर्किट्स के हेल्दी सेक्शंस में सप्लाई अनइंटरप्टेड चालू रहे। और एक लाइट सर्किट पे मैक्सिमम लोड 800 वोल्ट या मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स 10 हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि डोमेस्टिक वायरिंग के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो एक ऑप्शन है जॉइंट बॉक्स या T सेक्शन और दूसरा है लूप इन सिस्टम्स। जरा समझते हैं ये दोनों क्या है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में सभी अप्लायंसेस को फेज और न्यूट्रल के बीच में जोड़ते समय सप्लाई के फेज के साथ सीरीज में सबसे पहले स्विच का इस्तेमाल किया जाता है और हम स्विच और अप्लायंसेस की जो बॉक्स है उसमें सभी स्विचेस के फेज या सभी अप्लायंसेस के साथ के न्यूट्रल को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो इस तरह का सिस्टम लूप इन सिस्टम कहलाता है। इसमें सारे जॉइंट्स स्विच या अप्लायंसेस की बॉक्स में आए हैं, खुले में हमने कोई जॉइंटिंग नहीं की है। हालांकि वायर की लेंथ हमें थोड़ी लंबी लगती है और ये बहुत प्रचलित लूप इन सिस्टम वायरिंग का मेथड है। एक दूसरे सिस्टम में हम हमारी फेज लाइन और न्यूट्रल लाइन में T पॉइंट्स बनाते हैं या जॉइंट बॉक्स लगाते हैं। T पॉइंट और जॉइंट बॉक्स एक ही चीज के दो नाम है और उनसे हम टेपिंग्स लेके हर अप्लायंसेस को फेज और न्यूट्रल से कनेक्ट कर देते हैं और सप्लाई में सीरीज में अप्लायंसेस के साथ फेज में पहले स्विच आ जाता है और ये वायरिंग हम मर्जी आए जितनी जगह पे कर सकते हैं। जब हम जॉइंट बॉक्स या T वायरिंग करते हैं तो हमारी कंडक्टर की एक्सेस लेंथ बच जाती है लेकिन हमारे T पॉइंट्स की एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्लूड हो जाती है। ये T पॉइंट हमारे लिए कुछ मेंटेनेंस की समस्याएं और कुछ भद्दापन भी बना सकते हैं, इसलिए इसका प्रचलन कम है। लेकिन हम तकनीकी रूप से दोनों तरह की वायरिंग जॉइंट बॉक्स या T सिस्टम या लूप इन सिस्टम दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन A और B दोनों हो गया है। अगला प्रश्न है कि हम फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को किस सप्लाई के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो एक ट्यूब लाइट में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में लो प्रेशर पे भरी हुई मरकरी के बीच में आर्क डिस्चार्ज से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं वो ट्यूब के अंदर की सतह पर लगे हुए फॉस्फोर या फ्लोरोसेंट मटेरियल से स्ट्राइक करके सेकेंडरी रेडिएशंस में विजिबल लाइट एमिट करती है। यहाँ आर्क डिस्चार्ज की एक नेगेटिव रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होने के कारण आर्क का करंट बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होने से करंट लगातार बढ़ेगा। तो ऐसी करंट की इंक्रीज को कंट्रोल करने के लिए हम चॉक का इस्तेमाल करते हैं और चॉक डीसी सप्लाई में काम नहीं करेगी, वो केवल एसी सप्लाई में एक इंडक्टर है, प्रभावी होगा। तो हम फ्लोरोसेंट ट्यूब को केवल एसी सप्लाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन हो गया। ध्यान रहे कि जो मॉडर्न एलईडी लाइट है वो डीसी सप्लाई में काम करती है। तो जब हम मेन एसी सप्लाई से एलईडी का इस्तेमाल करते हैं, एलईडी की जो इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो एसी को पहले डीसी बनाकर एलईडी को डीसी सप्लाई में ऑपरेट करती है। अगला प्रश्न है हम कंड्यूट वायरिंग में किस प्रकार के कंड्यूट का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड के कंड्यूट्स भी हैं, कुछ मेटल या पीवीसी के फ्लेक्सिबल कंड्यूट्स भी वायरिंग में या किसी मोटर वगैरह को आखिर में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और हम हैवी गेज के स्टील स्क्रूड कंड्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जीआई कंड्यूट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कंड्यूट सभी रूप में उपलब्ध हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही ऑप्शन हो गया है। अगला प्रश्न है कि किस तरह की वायरिंग के लिए हमें हाउस का कंस्ट्रक्शन वर्क करने से पहले सारी तरह की प्लानिंग करनी होगी। तो वो कंसील्ड
कंड्यूट वायरिंग है जिसे बाद में अल्टर नहीं किया जा सकता, मॉडिफिकेशन नहीं किए जा सकते। तो अगर हम कोई नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन को शुरू करने से पहले ही इलेक्ट्रिक वायरिंग से संबंधित सारी प्लानिंग करनी होगी। हालांकि हम क्लीट, बैटन या सरफेस कंड्यूट वायरिंग में एक बने हुए मकान में भी मॉडिफिकेशन और एक्स्ट्रा लाइटिंग के प्रोविजंस कर सकते हैं। नेशनल इलेक्ट्रिसिटी कोड NEC के अनुसार जो न्यूट्रल वायर है उसके लिए हम कौन सा कलर कोड इस्तेमाल करते हैं? तो हम वायरिंग में जो फेज वायर है उसके लिए रेड, येलो और ब्लू का इस्तेमाल करते हैं, और जो न्यूट्रल है उसके लिए ब्लैक का इंसुलेटिंग वायर इस्तेमाल करते हैं, और जो अर्थिंग है उसके लिए या तो ग्रीन या येलो के साथ ये इस तरह से चित्र में दिखाया हुआ ग्रीन मिक्स कोड इस्तेमाल करते हैं। तो फेज के लिए रेड, येलो, ब्लू, न्यूट्रल के लिए ब्लैक और अर्थ के लिए ग्रीन। अगला प्रश्न है कि अगर हम कोई पावर पॉइंट्स का सर्किट बना रहे हैं तो उसमें मैक्सिमम कितने पावर पॉइंट्स ले सकते हैं? तो एक पावर सर्किट में मैक्सिमम पावर की कैपेसिटी 3000 वॉट तय है, और इस 3000 वॉट के लिए हम 2 पावर पॉइंट मैक्सिमम ले सकते हैं। ध्यान रहे, अगर एक एसी ही 3000 वॉट का है तो आप 2 एसी एक पावर सर्किट में नहीं ले सकते। लेकिन अगर पावर पॉइंट की पावर कैपेसिटी कम है और दोनों का जोड़ 3000 वॉट से कम है तो आप मैक्सिमम 2 पावर पॉइंट एक सर्किट में ले सकते हैं। आप 6 एम्पियर के 3 लाइट पॉइंट भी एक सर्किट में, एक पावर सर्किट में ले सकते हैं, और आप 2 लाइट सर्किट और एक 16 एम्पियर वाला पावर पॉइंट भी एक पावर सर्किट में ले सकते हैं। हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए किस प्रकार की वायरिंग का प्रयोग करना चाहिए? तो ट्री सिस्टम, डक्टिंग वगैरह में इस्तेमाल होता है। इलेक्ट्रिक वायरिंग से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। रिंगमैन सिस्टम का इस्तेमाल हम उन पावर नेटवर्क्स में करते हैं जहां हमें ज्यादा रिलायबिलिटी प्राप्त करनी हो, तो हम एक ही पॉइंट को 2 अलग अलग सर्किट से फीड कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम हमारे पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में करते हैं। घरेलू वायरिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। जरा समझते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम होता किस प्रकार का है। एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे एनर्जी मीटर के बाद मेन स्विच के साथ हम अलग अलग फ्लोर का पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और एक फेज की लिंक से सभी फ्लोर्स के लिए फेज वायर पहुंच जाता है, और एक न्यूट्रल लिंक से सभी फ्लोर के लिए हम न्यूट्रल और अर्थ भी इसी तरह से भेज देते हैं, और फिर हर फ्लोर में अपना इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम हो सकता है। तो हम यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की इलेक्ट्रिक वायरिंग के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से बचाव के लिए जो फ्यूज वायर इस्तेमाल किया जाता है उसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कम होना चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होना चाहिए, ताकि नॉर्मल लोड करंट पे ये ज्यादा गर्म ना हो, और जब शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस आए तो गर्म होकर कम मेल्टिंग पॉइंट के कारण आसानी से और जल्दी से मेल्ट हो जाए। हम लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के साथ सिल्वर को सबसे ज्यादा करंट कैरिंग कैपेसिटी के जो हमारे HRC फ्यूज हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, ताकि फ्यूज बनाते समय अच्छी कंडक्टिविटी वाले वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा नहीं लेना पड़े, ताकि वो मेल्ट होते समय अपनी ऑपरेशन की जो टाइम कैरेक्टरिस्टिक है वो अच्छी रखे। एक फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट के सर्किट में 2 कैपेसिटर, एक सप्लाई के सर्किट के अक्रॉस और दूसरा स्टार्टर के अक्रॉस लगाया जाता है। तो पूछा है कि उनका पर्पज क्या है। एक कैपेसिटर हम सप्लाई के बिल्कुल समांतर में यहाँ लगा रहे हैं। ये कैपेसिटर चौक के द्वारा जब करंट को लिमिट करने की एक्टिविटी की जाती है तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो लैगिंग पुअर पावर फैक्टर बनता है उसे सुधारने का काम ये पैरेलल कैपेसिटर करता है। यहाँ जो दूसरा कैपेसिटर हमने स्टार्टर के पैरेलल लगाया है वो वस्तुतः सर्किट में दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में जो आर्क डिस्चार्ज हो रहा है उसके भी पैरेलल आ गया है। आर्क डिस्चार्ज के दौरान हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो इंटरफेरिंग सिग्नल्स बनते हैं, उन्हें अटेन्युएट करने का काम ये कैपेसिटर करता है। तो हमारे प्रश्न के उत्तर में जो पहला कैपेसिटर सप्लाई के पैरेलल लगा हुआ है वो पावर फैक्टर इंप्रूव कर रहा है, और जो दूसरा स्टार्टर के पैरेलल लगा हुआ है वो रेडियो इंटरफेरेंस को घटा रहा है। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि स्ट्रीट लाइटिंग के लिए सबसे सुटेबल लैंप कौन सा है। तो जो मरकरी वेपर लैंप है हाई प्रेशर के, उनमें आर्क डिस्चार्ज के दौरान कैरेक्टरिस्टिक ब्लू लाइट के साथ कुछ अल्ट्रावोलेट लाइट फ्लोरोसेंट मटेरियल के साथ सेकेंडरी एमिशन में विजिबल लाइट्स देती हैं, और इसमें एक बहुत अच्छी कलर रेंडरिंग प्रॉपर्टी भी है, ल्यूमन एफिशिएंसी भी अच्छी है। हमारा जो सोडियम डिस्चार्ज लैंप है वो जब सोडियम में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से कैरेक्टरिस्टिक येलो लाइट बनाता है तो उस येलो लाइट में हमारी विजिबल सेंसिटिविटी अच्छी है। ल्यूमन आउटपुट भी ऐसे लैंपों का पर वाट बहुत अच्छा है, तो ये सबसे ज्यादा एफिशिएंट लाइट सोर्स कहा जा सकता है। हम इन दोनों का इस्तेमाल स्ट्रीट लाइट्स में करते हैं। जनरल स्ट्रीट्स पे सोडियम डिस्चार्ज लैंप का इस्तेमाल किया जाता है और क्रॉसेज पे मरकरी वेपर लैंप भी लगाए जाते हैं। तो जो हमारी राइट चॉइस है वो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो गए हैं। अगला प्रश्न है हाउस वायरिंग के इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के हिसाब से या ISI स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमारे स्विच बोर्ड की जो प्लेसमेंट हाइट है वो क्या होनी चाहिए। तो हम एक घर में
जब मेन स्विच और डिस्ट्रीब्यूशन के एमसीबी का बोर्ड या बॉक्स लगाते हैं तो उसकी हाइट फ्लोर से 1.5 मीटर या ज्यादा रखते हैं, ताकि फ्लोर पे किसी तरह की वाटर स्प्लेसेस से भी हमारे वर्किंग पे कोई एडवर्स इंपैक्ट ना आए। और राइट ऑप्शन यहाँ बी हो गया है। जरा एक स्विच बोर्ड और स्विच बोर्ड की पोजीशन को समझ लेते हैं। ये जो अरेंजमेंट है वो एक स्विच बोर्ड है जिसकी लोकेशन किसी कॉमन एरिया, कॉरिडोर, लॉबी एटसेट्रा में होनी चाहिए। इसकी फ्लोर से हाइट 1.5 मीटर या ज्यादा होनी चाहिए। इसे एक सूखी स्थितियों में जहां बारिश या दूसरे पानी का प्रभाव ना हो और वेल वेंटिलेशन हो वहां लगाना चाहिए। इसके आसपास स्टोरेज, बैटरी का केमिकल इफेक्ट या किसी तरह की आग वगैरह नहीं होनी चाहिए। एक स्विच बोर्ड में मेन स्विच या आइसोलेटर मैक्सिमम लोड करंट से एक ऊपर के स्टैंडर्ड साइज का लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में लोड के इंक्रीमेंट होने पर हमें आइसोलेटर बदलने की जरूरत ना रहे। आइसोलेटर 2 पोल, 3 पोल और 4 पोल के कॉन्फ़िगरेशन में अवेलेबल हैं। 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर और 125 एम्पियर की कैपेसिटी में। सिंगल फेज के लिए 2 पोल आइसोलेटर की वोल्टेज रेटिंग 250 वोल्ट है, जबकि 3 फेज में 3 पोल या 4 पोल के आइसोलेटर की वोल्टेज रेटिंग 415 वोल्ट हो जाएगी। आइसोलेटर के ये स्पेसिफिकेशन हमें एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आंसर लैंग्वेज लिखने में काम आएंगे। हमारी वायरिंग में अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, ELCB, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर डिवाइस क्या है? तो जो RCD है वो हमारी मेन लाइन में लगा हुआ एक इस तरह का प्रोटेक्शन सिस्टम है जो फेज और न्यूट्रल के वायर का जो डिफरेंस कहीं पे लीक हो रहा है, उस डिफरेंस का 30 मिली एम्पियर या ज्यादा होने पे एक ट्रिपिंग सिग्नल से सर्किट को आइसोलेट कर लेगा। तो ये अगर हमारी बॉडी में भी लीकेज करंट हो रही है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक से कोई खतरा ना हो, उससे पहले सर्किट को आइसोलेट करने का काम कर सकता है। ये करंट ऑपरेटेड प्रोटेक्शन है जो ह्यूमन बॉडीज को इलेक्ट्रिक शॉक से बचाएगा। अगला प्रश्न है, एक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने पे करंट की क्या स्थितियां होगी? तो एक शॉर्ट सर्किट का मतलब है फेज और न्यूट्रल के जो वायर लोड के अक्रॉस होने चाहिए वहां लोड हट जाता है, और फेज और न्यूट्रल अगर आपस में जुड़ जाएंगे तो सर्किट में रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा और परिपथ में धारा सामान्य धारा की हजारों गुना ज्यादा, वेरी हाई कंडीशंस की हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में फ्यूज या एमसीबी सर्किट को अगर आइसोलेट नहीं करेंगे तो वो अति धारा किसी आग का कारण बन के कोई बड़ा विनाश बना सकती है। तो बहुत सारी जगहों पे जब फ्यूज और एमसीबी ठीक से काम नहीं करती तो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से फायर के इंसिडेंसेस हो सकते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्विस मेन्स क्या है? तो हमारी जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है और कंज्यूमर के टर्मिनल्स के बीच में जो हम कनेक्शन करते हैं वो सर्विस कनेक्शन या सर्विस मेन्स है। हमारा ऑप्शन ए राइट है। और एक अलग वीडियो में हमने सर्विस कनेक्शन किस तरह से करते हैं ओवरहेड या अंडरग्राउंड उसे समझाया है। इलेक्ट्रिक वायरिंग में फ्यूज का क्या काम है? तो फ्यूज एक करंट लिमिटिंग डिवाइस है जो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में अगर करंट एक्सेस हो रहा है वो सर्किट को कट ऑफ करके करंट को लिमिट रखेगा। अगला प्रश्न है, हमें ELCB क्यों लगानी चाहिए? तो ELCB अगर किसी ह्यूमन बॉडी में शॉक का करंट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में भी सर्किट को आइसोलेट करके ह्यूमन सेफ्टी को प्रोवाइड करेगा, किसी को इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेगा। तो दोनों प्रश्नों में हमारे ए राइट ऑप्शन हो गए हैं। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक लोड शेड्यूल क्या होता है? तो एक लोड शेड्यूल किसी बिल्डिंग के इलेक्ट्रिकल प्लान में हर कमरे में कितने पॉइंट और उन पॉइंट की टोटल पावर रिक्वायरमेंट क्या है उसकी कैलकुलेशन करता है। ये मटेरियल, कंपोनेंट या कॉस्ट की कोई कैलकुलेशन से कनेक्शन नहीं रखता है। हमारा राइट ऑप्शन ए है। इसकी मदद से हम बिल्डिंग में जब वायरिंग करेंगे तो सर्किट्स कितने लेंगे और हर सर्किट में प्रोटेक्शंस के लिए और मेन सर्किट में स्विचिंग के लिए हमें जो डिवाइसेस आइसोलेटर और एमसीबी लेने होंगे उनकी करंट रेटिंग क्या होगी, उनका डिजाइन कैलकुलेशन इलेक्ट्रिकल लोड शेड्यूल से होता है। एक डिटेल्ड इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन प्रिपेयर करते समय क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो हमें कितना मटेरियल लगेगा उसकी क्वांटिटी का कैलकुलेशन डिटेल्ड एस्टिमेट से हो जाता है। हमें मटेरियल की अवेलेबिलिटी कैसे बनानी है या उन्हें ट्रांसपोर्ट करके कैसे अवेलेबल करना है ये मालूम हो जाता है। तो इन सारों की जानकारी डिटेल्ड एस्टिमेट से हो जाती है। तो हमारा डी राइट ऑप्शन हो गया है। निश्चित रूप से आज की ये वीडियो परीक्षा उपयोगी साबित होगी। हमारी इसी श्रृंखला में जो दूसरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियो है उन्हें देखकर आप परीक्षाओं में अच्छे अंक पाएं। अब तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।